अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जो क्राइसिस है वो तो है ही, लेकिन हमारे पास एक और अजीबो गरीब सी खबर है। नहीं, अजीबो गरीब नहीं, ये इनवेरिएबली खबर अच्छी ही हो जाएगी। इसको मैं अच्छी खबर में डालने वाली हूँ। ईद पर नए नोट जारी नहीं होंगे, स्टेट बैंक का ये ऐलान है। ये बिल्कुल ताज़ा खबर है अभी। तो मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि ना होंगे ना खर्च होंगे? 100% राइट। बताऊं 100% नए नोट हो या पुराने, खर्च फिर भी होंगे। नहीं, वो एक होता है ना, वो सारे बच्चे और जो पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग, वो कड़कते हुए नए नोट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। भाई नए हैं ही नहीं तो क्या दें? अब इससे होगा क्या कि जिन लोगों के पास पुरानी गड्डियां पड़ी हुई हैं ना नए नोटों की, क्या वैसे पुरानी गड्डियां ये कौन लोग हैं? एक सेकंड, ये कौन से लोग हैं जिनके पास ना एट टाइम्स बैंक के हज़रात होते हैं, कोई ना कोई दोस्त होता है, उसने वैसे ही हिफ्ज़ तकद्दुम रख ली होती है कि भाई 100-500 वाले जो है वो रख लिए, वो अब ज्यादा दामों में बेचेंगे। अच्छा चलो, खुशखबरी पे मेरे लिए ये बन गई कि मेरे तो ऐसे दोस्त ही नहीं है। भाई मेरे पास कोई ईदी नहीं होने वाली, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि नए नोट नहीं है। बेसिकली आपने खबर नहीं दी है, आपने डिस्क्लेमर दिया है उन तमाम लोगों को जो आपसे ईद मांगते हैं या सुन रहे हैं ना सारे, इस तवक्को में है कि आपकी तरफ से ईद आएगी कि आपके पास से कुछ नहीं मिलने वाला। जी ऐसा तो हम पुरानों से भी गुजारा कर सकते हैं। नहीं, आपको तो वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा था। देखिए मेरे 2 छोटे बच्चे, उनको तो कुछ दीजिएगा। हाँ, बच्चों को तो मैं भाई एक नोट ही होता है, एक ईदी में कुछ मिठाइयाँ भी होती हैं। हम ले लेंगे मिठाई। लुक एट ये जो लालची लोग होते हैं ना, जो मांग के ईदी निकलवाते हैं कि ऐसी चीज में ईदी चाहिए, उनको तो वैसे ही कुछ नहीं देना चाहिए। अच्छा, मेरा ये मानना है, चले हम तो नहीं मांग रहे, आप ना दें, हम खुद अरेंज कर लेंगे अपनी ईदी। हम खुद अपने आप को ईदी दे देंगे। लेकिन ईद एक ऐसा मौका होता है जब आपको छोटे बच्चे तंग कहना ना ईदी के लिए, तो उन पे बड़ा प्यार आता है, और जब वो मांगते हैं ईदी, बड़े प्यारे लगते हैं। ये वो वाहिद मोमेंट होता है, मुझे लगता है कि जब आप मांग के भी ईदी ले लेना तो कोई बात नहीं। In fact, sometimes they look so cute मांगते हुए कि you don't give, कि जब तक वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरा एक सीन बन जाता है, वो इतने प्यारे लगते हैं। Although आपका इरादा होता है देने का, but you wait for them to ask for it. So आप भी कोई बात नहीं, बड़े हो गए हैं तो आपसे बड़े भी तो कोई होंगे ना, उनसे ईदी मांग लें। It is okay. It is that one occasion in the year जब आप मांग भी रहे हों तो कोई बुरा नहीं मानता, इनफैक्ट मज़ा ही आता है। यही तो फेस्टिविटी है ईद की। खैर नए नोट तो होंगे नहीं। अच्छा, अब आगे वाली एक और बात, अब आप सुन लें कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को सस्ते दामों पेट्रोल देने के मंसूबे पर काम जारी रखे हुए हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है कि उनके लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी में ही हम इसको समझेंगे। साथ ही आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सूबों पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों का डेटा जो है वो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से तलब कर लिया है, जिसे नादरा से मुंसलिक किया जाएगा, और मोटरसाइकिल मालकान के कवायद चेक किए जाने के बाद उन्हें माहाना सस्ते दामों पेट्रोल दिया जाएगा। सबसे पहले सेकंड गुड न्यूज़ होगा, बलूचिस्तान ने रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों का डेटा वफाकी हुकूमत को फराहम कर दिया है ऑलरेडी। बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों की तादाद 5 लाख से ज़ायद है। कहा जा रहा था कि IMF को इस फैसले पर एतराज़ है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोल मुसद्दिक मलिक साहब ने इसकी वजाहत की है कि सब्सिडी नहीं है। ये जो पैसे कह रहा था, इसको सब्सिडी कहीं ना, क्या कह रहे थे वो सुन लीजिए ज़रा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई जिस दिन इसको सब्सिडी कहा गया। ये सब्सिडी नहीं है, ये तो एक रिलीफ प्रोग्राम है जिसमें अमीर लोगों से 50 यानी साहिब हैसियत लोगों से 50 रुपए ज़्यादा लिए जाएंगे, और वो लोग जो मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं वही 50 रुपए का जो ज़्यादा लिए जाएंगे उनको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। IMF से हमारा मुआहदा ये है कि कोई भी हम सब्सिडी रिपोर्ट ये आई थी कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का और उन्होंने हैरानी का भी इज़हार किया, तो उन्हें आपके इन्फॉर्म कर दिया, ये बता दिया, समझा दिया। जी हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तमाम इंफॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंटरफेस होता है, मगर तमाम डिटेल्स इवन फाइनेंशियल मॉडल जो है उनके हवाले कर दिया गया है। तो मलिक साहब, ये इम्प्लीमेंट कब होगा? ये आपने कुछ 6 हफ्ते का एक जिक्र किया था, तो अब ये इम्प्लीमेंट होना है इसने, इस मॉडल ने? जी पूरी तगोदौ कर रहे हैं। आप ये 6 हफ्ते का जिक्र करेंगी तो फिर हमें डांट पिटेगी। तो उस तक कर रहे हैं, लेकिन अब ये पता चल गया कि ये जो इनिशियल प्लान है ना, ओरिजिनल प्लान, इसमें 800 सीसी तक वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिस पे मुझे ये एतराज़ था कि बहुत महंगी गाड़ियां इस पावर में आती हैं, 650-600 सीसी में, जापानीज गाड़ियां हैं। देखिए अभी जो हमने खबर की डिटेल दी है उसमें मोटरसाइकिलों का तस्करा है, तो इट इज बेटर कि इसको मोटरसाइकिलों
तक ही इनिशियली महदूद रखा जाए, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। मतलब लिटरली 800 सीसी या 800 सीसी से कम की गाड़ी है 32 लाख रुपए, और एक इंसान है जिसके पास पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है 1000 सीसी की जिसकी कीमत है 10-12 लाख रुपए। तो कौन अफोर्डेबल हुआ यहाँ पर? वही इंसान ना जिसके पास 800 सीसी या उससे कम की पावर की गाड़ी है 32 लाख रुपए की। बेसिकली कहने का मतलब है कि गाड़ियों को बीच में फिलहाल ना लाया जाए और मोटरसाइकिलों और रक्षों तक महदूद रहें। इसमें रक्षों को जरूर शामिल करना चाहिए। नहीं है, वैसे होना चाहिए, क्योंकि वो भी गरीब आदमी, आम आदमी की सवारी है। जाहिर है लोग दिहाड़ीदार होते हैं, बहुत से लोगों ने किराए पे रिक्शे हासिल कर रखे होते हैं, जिसमें रोजाना वो रिक्शे वाले को किराया भी देते हैं, जिसका रिक्शा होता है अपने घर का खर्चा भी चलाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन रिक्शे की भी बाय द वे कोई रेगुलेशन नहीं है। एक ही रूट पे कभी बहुत ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं, कभी कम भी लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी, तो उसको मेंशन भी करना जरूरी है। अच्छा जी, अब हम जरा आपको अपडेट करें कि आज क्या होता कल जो है इन कैमरा इजलास होगा, और मैं और हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे इसका नाम है ना इन कैमरा, इसमें उतने ही कैमरे नहीं होते। हाँ, तो ये इन कैमरा वो चीज होती है, बिल्कुल नाम ही गलत है, अंग्रेजी जरा ऑफ हो गई। नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, यही नाम होता है इन कैमरा, मतलब बेसिकली प्राइवेटली जिसमें बात होगी। तो जी बताएं, अब आपको अपडेट करें, आप कर रहे हैं, मैं करती हूँ। मैं बताता हूँ, चलें आप चलिए मैं बताता हूँ। चीफ जस्टिस के बेंच बनाने और खुद नोटिस के इख्तियारात का तरीक़ाकार बदलने का कानून आज सारा दिन आपको पता ही है छाया रहा है। कल से मामला शुरू हो गया था। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर आमने सामने खड़े हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर तकसीम मजीद गहरी हो गई है। हालांकि आम तासुर ये था कि पिछले 2-3 रोज़ में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के दरमियान मुलाकातों से अदालत का माहौल बेहतर हुआ है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के खिलाफ फुल कोर्ट बनते ही जजेस में मसालहत का तासुर पूरी तरह ज़ायल हो गया है, और हुकूमत बेंच पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। जब सामने आया था मामला, तभी चिमगोइयाँ हो रही थी, प्रेडिक्शंस थी कि हुकूमत तो नहीं शायद एतमाद करेगी, और वही हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले इजलास ने ना सिर्फ बेंच मुस्तरद किया, बल्कि इत्तेहादी भी बड़े साथ आज तो हम आवाज़ नजर आए। बिल्कुल, इत्तेहादियों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंच की तश्कील पर सख्त नुक्ताचीनी भी की है। अब एग्जैक्टली क्या कहना था ये आपके सामने है। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया, तमाम तर रवायात जो हैं साबका, वो इस बात के मुतकाजी हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल किसी शख्स को भी या किसी भी इदारे को भी पार्लियामेंट की कानून साजी के रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी कि अवाम की क्या चीज़ बेहतरी है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। बेंच की फॉर्मेशन है, ना सिर्फ उसको हम मुस्तरद करते हैं अपनी पार्टी की सतह पे, इस हुकूमती इत्तेहाद की सतह पे, बल्कि इसमें जो इस फॉर्मेशन से मैं एक वकील के तौर पे जो स्मेल कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। वो बहुत बुरी बात। ये जो जिस वक्त ये बेंच बना, इस पे तो लाजमी तौर पे लोगों को समझ आ रहा है कि क्यों बना। हम ये कहते हैं कि सीनियर जजेस पे बेंच बनना चाहिए था, सीनियर्स कहाँ गए? और फिर इस बेंच में ऐसे जजेस भी साथ रखे गए हैं जिस पे एतराज़ात हैं। अच्छा जी, आपने सुन लिया, और आपको बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने बेंच की तश्कील और मुकदमे को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करने पर आज मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की। वकला का कहना है कि ऐसा बेंच बनाने से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान टकराव पैदा हो रहा है। तहरीक इंसाफ हाउएवर, आपको पता है उन्होंने कुछ और कहना होता है, तो उनका ये कहना है कि बल्कि फवाद चौधरी साहब का दावा है कि हड़ताल नाकाम हो गई और होगी, और वकील और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। जिस तरीके से आज इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने गमाशतों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, और आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल की अपील को मुस्तरद किया वकीलों ने, और जो असल लीडर हैं बार के, उनकी अपील के ऊपर आज पूरी वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई है। इस तरह का इत्तेहाद ये दूसरी बार है कि हम देख रहे हैं कि आज वकला बरादरी जो है वो पूरी अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हुई है। हर जगह के ऊपर हड़ताल को नाकाम हो गई है, और वकला तमाम अदालतों में आम रूटीन की तरह पेश हुए हैं।
अभी तो ये समात मुलतवी हो गई है, लेट्स सी होता क्या है। अभी इसी पे बात कर लेते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के, जिनको बाय द वे खुद भी नोटिस बार काउंसिल को पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी हुआ है। अब्दुल मुईज़ जाफरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया मुईज़ साहब, बहुत शुक्रिया पाशा साहब। हसन रज़ा पाशा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बताइएगा, कल इसी वक्त गालिबन ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक की डेवलपमेंट, ऐसा लग रहा था गुज़श्ता 2-4 रोज़ में कि शायद मामलात कुछ बेहतर होंगे। पार्लियामान और अदलिया, जो कि हमारी रियासत के दो इंतहाई अहम सुतून हैं, इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन की फ़ज़ा है, इसमें कुछ कमी आएगी। व्हाट डू यू थिंक? कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? अभी भी कोई है मौक़े मौजूद जहां मामलात संभल सकें? मैं अंदाजे पे जवाब दे देता हूँ। पहले तो जो आपने टिकट चलाया, वो एक क्लिप चलाया फवाद चौधरी साहब का, और जो हमें मुंतखब क़यादत को पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुमाश्ते कह रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि यही ज़ुबान है इनके और इनके लीडर की कि जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगाई हुई है। ये वो साहब हैं, जब पूरे लॉयर्स कम्युनिटी 99% लॉयर्स वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे मूवमेंट के दौरान, तो ये और इनका ख़ानदान पूरा एक आमर परवेज़ मुशर्रफ को के साथ खड़ा था और उसके स्पोक्समैन थे। और आज ये लॉयर्स की मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अमरीत की गोद में परवरिश पाई। और मैं इनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेता। ये हर पार्टी ने अपने दौर में जब वो हुकूमत में होते हैं तो इन जैसे लोगों को आगे बोलने के लिए रखा होता है, जो हर चीज़ से मुबर्रा होते हैं, जिनमें शर्म और हया नहीं होती। ये मैं बड़े सीरियस बात कर रहा हूँ। अब बात मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो आपका सवाल है कि इस वक्त वाकई ये लग रहा है कि दो इदारे, दो अहम सतून, एक पार्लिमान और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, वो हेड एंड कोलिजन की पोजीशन में हैं। और काश ये मौका ना आता और हमारी बात मान ली जाती, फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाता, तो आज ये दिन हमें देखना नसीब ना होता। देखें, जब आप बार बार एक फ्री के मुतालबे की नफ़ी करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फुल कोर्ट बेंच बार बार बनाने का मुतालबा होता है, आप उसको नहीं मानते, तो फिर बताएं कि वो फरीक किधर जाएगा। जाहिर है उस फरीक ने उधर जाना है जहां उसकी ताकत है। तो हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लिमान से रिजू किया और वहाँ से अपनी लिए एडवाइस लेके और अब सामने आ गए जी कि हम फंड नहीं देते। अब उसमें नोटिस तो इश्यू हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन जो कैबिनेट है और जो पार्लिमान के मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को रोका है पेमेंट करने से। तो वो सारे जो हैं वो कंटेम्प्ट के उस जुमरे में आते हैं। अब कंटेम्प्ट पता नहीं लगती है या नहीं लगती, चूँकि इस 8 रुकनी बेंच ने जो नोटिस इशू किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस इशू किया, वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किया। शायद वो डायरेक्टली उसको ऑर्डर दें फंड रिलीज़ करने का या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, हम भी देख रहे हैं और हम बड़े मुतफक्कर हैं इस हवाले से। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई सूरत हाल हो। अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए और वो बड़ी खौफनाक है। चलें, अगर आप मुनासिब समझे तो हमसे कुछ शेयर कीजिएगा। लेकिन मुईज़ जाफरी, पहले तो आपका भी हम ये ओपिनियन लेने जाएंगे कि ये बिल्कुल फुल ऑन कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, और ख़ास तौर पे अगर तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस जो हैं ऑर्डर दे दें स्टेट बैंक गवर्नर को कि आप फंड्स रिलीज़ करें, वेयर डू यू सी इट गोइंग? तो फिर तो और भी ज़्यादा महाज खुलने की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने मौका दिया। देखें, जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से और पंजाब में इलेक्शंस होने वाले इशू का सवाल है, वहाँ पे अब कोई इसमें इबाम नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन द फील्ड है और सब ने उसको सुनना है। लिहाजा ये जो सारी बातें हो रही हैं और ये जो सब लोग एक तरह से कलेक्टिव लैक ऑफ विजडम दिखा रहे हैं, हमारी काबीना और हुकूमत, ये महाजराई कर रहे हैं। और ये इसका जवाब जो है
वो कंटेम्प्ट ही है, वो तौहीन अदालत ही है। और ये वो वाली कंटेम्प्ट नहीं है कि एक जज साहब जो है वो समझते हैं कि मेरी अना का मसला बन गया है, आपने मेरी इज्जत उछाल दी है या आपने मेरी ज़ात के हवाले से कोई बात कर दी है। वहाँ पर कंटेम्प्ट की ताकत को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में कंटेम्प्ट की ताकत इन्हीं जगहों पर इस्तेमाल होती है, लेकिन कंटेम्प्ट की ताकत कोर्ट को दी ही इसलिए जाती है कि अदालत अपने हुक्म के साथ एक जोर बाजू रख सके, यानी स्टेट को कोर्स कर सके। और जहां जुडिशियल कंटेम्प्ट हो रही है, यानी कि कोर्ट के अहकामात को एक ऑप्शनल चीज बना दी गई है या उनका मजाक बनाया जा रहा है या उनके ऊपर अपील में हुकूमत बैठ रही है, तो यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसकी इजाजत दे देंगे तो फिर कल रूल ऑफ लॉ नाम की चीज होगी नहीं, या ऑप्शनल होगी कि मेरा दिल चाहा तो मैंने कानून सुन लिया, नहीं चाहा तो मैंने किया। इसी से जुड़ा एक मामला कि वो तो इलेक्शन वाला मामला है, उस पर तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल वाला मामला है, जो अभी बिल है, जो अभी कानून नहीं बना, जिसको ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि अफराद की तरफ से दरखास्तें आई, फिर उसे टेकअप कर लिया गया, फिर उसकी समात, वो आपको ठीक लग रहा है मामला कि अभी जब बिल पास ही हुआ था, कानून बना भी नहीं है, उसको इतनी उजलत में टेकअप कर लेना? और ख़ास तौर पे मुझे अगर ये भी ऐड कर लें, क्योंकि कल जब मुलाकात हुई है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की और जस्टिस काजी फाइज की, तो लग रहा था, ऐसा तासुर मिल रहा था कि जैसे दे विल कम टू सम अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें ज़रा बेहतर होंगी। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुलाकातें इन दो अफराद के बीच में जब होती हैं तो बहुत मौदबाना होती हैं। ये लोग एक दूसरे को हमेशा ही इस तरह ट्रीट करते हैं। तो जितने भी कोर्ट वॉचर्स थे उनको ये पता था कि अगर कोई खातिर खा इसके अंदर प्रोग्रेस फुल कोर्ट की शक्ल में नहीं आया है तो महज इस वजह से कि वो दोनों मिले और बातें बड़ी कॉर्डियल तरीके से हुई, इसकी कोई ये हल नहीं है मामले का। और यही बात सामने नजर आई। ये कोई दीज आर नॉट गैंग्स, दीज आर इंडिविजुअल्स विद वेरी स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियंस, और वो ओपिनियंस जो है वो जब इन इफेक्ट उनके रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब है कि डेडलॉक कायम है। रही बात ये इलेक्शन बिल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, ये एक मेरी नज़र में कानूनी तौर पे इसका कोई जवाज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अभी से लेके बैठ गई है। बिल पाकिस्तान की तारीख में जितना मुझे पता है, एक हिजबा बिल और एक वीको डिक के हवाले से अभी हालिया दिनों में बिल जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस की वजह से और गवर्नर की रेफरेंस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास एक्ट बनने से पहले आए थे, जहां पर सवालात जो हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उठाए थे कि ये हमें करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर कोर्ट से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन कोर्ट ने ये आज की समात के अंदर इस बात को वाजे कर दिया कि वो इसको सुनना अभी प्रीमेच्योर नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने एक और तारीख दे दी, ना कि उसको यहीं पे बात खत्म कर दी। अब ये एक कंप्लीट ओवर रीच है। अदालत जो है वो कंप्लीटली पार्लियामान के काम में, कानून साजी के काम में दखल दे रही है अगर ये कर रही है। अब ये क्यों कर रही है, इसके पीछे कोई कानूनी जवाब नहीं है। जाहिर है सियासी सारी वजूहात हैं, वो आप सब भी उससे वाकिफ हैं। कोर्ट के ऊपर सियासतदानों का बहुत प्रेशर है। कोर्ट के अंदर जो दड़ाबंदियां हो गई हैं उसके अंदर सियासतदान अपना फायदा देख रहे हैं, दे स्मेल ब्लड इन द वाटर, और वो इस वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो कि अशद जरूरी थी, तकरीबन तमाम ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रेगुलेशन और कोर्ट की तरफ से नहीं आ रही थी, और इस वैक्यूम में अदालत के हवाले से ये लेजिस्लेशन की गई है और ये कॉम्पिटेंट है। लेकिन क्योंकि नियत अदालत के काम को बेहतर करना नहीं बल्कि अदालत के ऊपर इस वक्त एक कदगन लगाना थी, इसलिए इस मामले को अदालत ने एक अपने ऊपर सियासी वार समझते हुए अब उसका नियतों के हाल किस तो तरह लिया, मतलब अल्लाह ही जानता है। अगर ये ज़रूरत थी और इस पे सब लोग मुत्तफिक थे और तमाम लोगों की तरफ से अब से नहीं बरसों पुराना ये मुतालबा था, तो अब हो या तब हो, ठीक है, सियासी तौर पर तो उस पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन पाशा साहब आप बता दीजिएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इंप्रेशन यही था कि जनाब लॉयर्स कम्युनिटी का बड़ा देरीना मुतालबा है ये कि ये चेंजेस होनी चाहिए। अब जब हो गई हैं तो इसको टेकअप कर लिया गया है। जी, ये ना सिर्फ लॉयर्स कम्यूनिटी का मुतालबा था, बल्कि मुख्तलिफ अदबार में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान ने भी कई ऐसे फंक्शंस में हमारे सामने इस चीज़ का इयादा किया कि ये अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और इसी तरह बेंच में से भी अक्सर औक़ात ये चीज़ें आती थीं, मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से है कि अगर एक कमेटी बन जाए, कलेक्टिव विजडम होगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहबान उसके मेंबर हो गए तो वो शायद बेहतर तरीके से बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। 184(3) की जो एपेलेट जो जुरिस्डिक्शन है वो दे दी गई है इसमें। देखें 184(3) बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि वो मैटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, नीचे के तमाम 3 और 4 फोरम वो स्किप करके ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं। अब जो मुतसरा फरीक है वो किधर जाए, ऊपर तो बस इसके बाद तो खुदा की अदालत है।
तो ये बहुत ज़रूरी था कि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेयर ट्रायल की प्रोविजन दी गई है वो रिडंडेंट हो रहा था इस हवाले से। तो वो अगर 184(3) में अपील प्रोवाइड कर दी गई है तो ये हमारी ज़ात के लिए मुतालबा नहीं है, किसी लॉयर्स की, किसी एसोसिएशन या किसी बार कौंसल या किसी ओहदेदार का ये नहीं है। तो पाशा साहब आप ही लोगों के साथी हैं ना, सीनियर वकला भी हैं, वो कहते हैं ये तो हमला है, हम तो चीफ जस्टिस के ओहदे की जो पावर्स हैं उसको कर्व करने की जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो फिर ये कौन लोग हैं? तो फिर आप ही की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है? आप देखें, अगर तो आप फवाद चौधरी जैसे लोगों को वो उन सफ में खड़ा करते हैं तो मैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ भी आवाज़ मिलाने वाले काफ़ी लोग हैं ना। मैं अर्ज़ करता हूँ आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी के लॉयर्स में विंग्स मौजूद हैं और फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन जो है वो आता है। आपने देखना है कि इस वक्त जो इलेक्टेड क़यादत है वो कहाँ खड़ी है। कल हमने इस मामले पे स्ट्राइक की कॉल दी, वो कामयाब रही आपके ख्याल में? हो गए थे, मेरी बात सुने, 11 हो गए थे और आप यकीन करें कि हमने तमाम बार कौंसल से मशावरत करने के बाद ये मुत्तफ़िका यानी किसी एक भी सूबाई बार कौंसल की क़यादत ने इससे एतराज़ नहीं किया और उन्होंने बल्कि इसको सपोर्ट किया और ये मुश्तरका कॉल थी हमारी, बिल्कुल ऑल ओवर द कंट्री ये कामयाब हुई। लाहौर हाई कोर्ट बार के मोहतरम सदर साहब इश्तियाक साहब वो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के रुकन। थ्रू आउट आप देख लें कि वो जनाब इमरान खान साहब के साथ बैठे होते हैं और उन्हीं के ही तमाम मामलात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने लातल्की का ऐलान कर दिया, तो क्या एक बार एसोसिएशन की लातल्की के ऐलान को आप ये कहते हैं कि कामयाब नहीं हुई? जो मैंने फीडबैक ली है आज बैठ के अपने बार कौंसिल के ऑफिस में तमाम सूबों से, तो मुझे तो कामयाब नज़र आई है और सब ने मुझे यही फीडबैक दिया है कि हड़ताल कामयाब हुई है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर नहीं हुई बात कर ले तो क्या जो हमारी काज थी वो क्या दुरुस्त नहीं थी? क्या उस काज को हम लेके आगे नहीं जा सकते? क्या बतौर नुमाइंदा हम उस काज से एक कदम पीछे हटे हैं? नहीं, हमने तारीख को दुरुस्त रखने के लिए अपना एक किरदार अदा किया और कानून और आइन के मुताबिक आइंदा भी हम जो है वो कर रहे हैं। ठीक है मोइज़, आपकी ट्वीट तो हमने पढ़ी थी, मतलब आपका तो ऐसा लगता है अपोजिंग काउंसिल जो कभी नहीं आया था वो भी आज आया हुआ था। जी मैं अपने सीनियर साहब से माजरत के साथ, देखें रिवायती तौर पे अगर कोर्ट के खिलाफ हड़ताल कॉल की जाती है तो वैसे भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जजेस जो हैं उनसे जब बाहर जाके मुकालमा करती है सुबह को तो वो साथ नहीं देते इस कॉल का, क्योंकि जजेस जो हैं वो फिर अपने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कॉल का साथ दे रहे होंगे। और इसके अलावा बार के अंदर ये पोजीशन देखें, मैं वाजे कर दूं, ये बिल बहुत ज़रूरी था, रेगुलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस बहुत ज़रूरी था। लेकिन टाइमिंग पे एतराज़ है आपको? मुझे टाइमिंग पे भी एतराज़ नहीं है, मेरे ख्याल से ज़रूरी था और कोर्ट ने क्योंकि कुछ किया नहीं इसीलिए ये बिल सामने आया और आना ज़रूरी था, देर आए दुरुस्त आए। मुझे एतराज़ नहीं, मैं सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा था कि कोर्ट को इसकी नीयत पे शक है जिसकी वजह से ये तमाम मामलात हो रहे हैं और इस तरह की बेंच बन रही है। लेकिन मैं इस हड़ताल का अगर एक ऐनी शाहिद होने के नाते एक कमेंट कर दूं जो मैंने ट्विटर पे भी किया था, मैंने इससे ज़्यादा लोग रमज़ान के अंदर 8:30 बजे सुबह को कोर्ट में आज तक नहीं देखे। जो लिटिगेंट्स भी नहीं आते रमज़ान में वो भी आए हुए थे, जो वकील नहीं आते वो भी आए हुए थे। कोर्ट वाज बिजनेस एज यूजुअल से ज़्यादा इट वाज बिजियर देन इट हैज़ एवर बीन इन रमज़ान। तो ये बात कहना तो गलत है कि ये जो स्ट्राइक की कॉल थी वो किसी भी तरह कामयाब या इफेक्टिव थी। अच्छा, बस लास्ट एक कमेंट दे दीजिएगा। ये मेरा ख्याल है मेरे भाई एक स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर किसी एक स्टेशन पे ऐसी है तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बार काउंसिल ने जो मुश्तरका तौर पे हमारे कोर्ट के अंदर हड़ताल का ऐलान किया था, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जाहिर है उसके बाद लाहौर के अंदर तो जो ऑनरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि हमारी कोई हड़ताल ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में कामयाब हो गई थी तो ठीक है सर, ठीक जी ठीक सर, फिर इस्लामाबाद में भी बहुत कामयाब हो गई होगी, वहाँ पे कुल मिला के 5 कोर्ट है, 11 हैं। ठीक है सर, चलें। हसन रज़ा पाशा साहब एंड अब्दुल मोइज़ जाफरी, बहुत शुक्रिया। कुछ बातों पे देखिए इत्तेफाक है कि ये चेंजेस बड़े ज़रूरी थे, होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि
आईनी तकाजा है इंतखाबात 90 दिन में कराना। सुफू मामला भी अपनी जगह हकीकत है और देखिए, वो तो अब आपको somebody पता ही can है। put you on the spot and ask you to take a side नहीं मतलब कि वो भी कराना था, चेंजेस भी आने थे, देखिए, चेंजेस तो आने थे टाइमिंग पे ही। चेंजेस आने थे, टाइमिंग पे क्या एतराज़ करें हम। नियतों का हाल तो फिर अल्लाह ही जानता है। किसी की नीयत की वजह से अगर किसी ने मामले को टेकअप कर लिया और फिर कुछ मखसूस लोग जमा कर लिए तो इसीलिए कहते हैं अगर चेंजेस आने भी थे और जिस तरह मुइज़ भी कह रहे थे कि इस पर ऑब्वियसली अरसे से बात तो हो रही थी, देन इट शुड हैव बीन डन अर्लियर। नहीं, अगर क्योंकि नहीं जब हुआ फिर तो वो कभी ऐसे तो होना क्रक्स था ना। कभी तो होना, बट वो अब जब हो गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये तो भी कभी भी नहीं एक चीज़ अच्छा है। लगता, लेकिन एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू एडमिट कि इंतखाबात ही आगे बढ़ने का, इंतखाबात आगे बढ़ने का रास्ता है। जमहूरी निज़ाम इसी तरह पनपता है, मजबूत होता है और हमारे आइन में दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर है। अच्छा, इसमें मजीद बात कर लेंगे, अभी ऑर्डर है। एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी। इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत की बात आए तो SIUT का नाम भी सबके जहन में होता है। गुर्दों का महंगा तरीन इलाज है। लिटरली लोगों की जायदादें बिक जाती हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट्स के चक्कर में, लेकिन SIUT अब से नहीं, दिहाइयों से लोगों को ये इलाज की बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेहतरीन सहूलियात मुफ्त फराहम कर रहा है। और बाय द वे इसमें रोबोटिक सर्जरी जैसी चीज़ें भी जो हैं वो मुतारिफ कराई जा रही हैं। वहाँ गुज़श्ता सब कुछ एक होता है। साल में 30 लाख से ज़ायद अफराद को ट्रीट किया है गया है SIUT में, चाहे वो इमरजेंसी विजिट्स की सूरत में हों या फिर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हों या फिर पतरी निकालने के पेशेंट्स हों या फिर डायलिसिस के पेशेंट्स हों। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद इज हेयर फ्रॉम SIUT। और डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। डॉक्टर साहब, ये पूरे स्टैट्स का आप ये पर्चा साथ लाए हैं, मतलब हज़ारों लाखों की बात हो रही है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हर किसी का सर्जरीज भी मुफ्त होती हैं, बाकी इलाज सब कुछ मुफ्त होता है इधर? सारा इलाज मुफ्त है, जो किडनी ट्रांसप्लांट हो, डायलिसिस हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, बच्चों के जो मुख्तलिफ अमराज होते हैं, जिगर के, किडनी के, सारा इलाज मुफ्त है। ये भी है, और अभी आप लोग एक बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक अस्पताल भी बना रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट जिसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है। हमें उम्मीद थी कि जुलाई तक हम शुरू कर पाएंगे, लेकिन कुछ हमारे इक्विपमेंट्स में डिले हो गया आने में, तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम उसको शुरू कर पाएंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए होगा। किडनी, लिवर और जो एक अहम चीज़ है जो नया एडिशन है SIUT में, वो बच्चों के दिल के अमराज भी उसी अस्पताल में इलाज किया तो आप लोग जिगर के अमराज भी अभी ट्रीट करते हैं SIUT में? जी, बड़े और बच्चों दोनों के? दोनों के। सो क्या हमारे पास SIUT में जिगर के ट्रांसप्लांट की भी सहूलत मौजूद? जिगर के ट्रांसप्लांट भी शुरू हो चुके हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये बहुत महंगे इलाज होते हैं, किस तरह मैनेज होता है? कितने फंड्स दरकार होते हैं? ज़ाहिर है हुकूमत सिंध भी आपको मदद करती है, लेकिन अदरवाइज भी सारा तो वो भी पूरा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता नेचुरली। सो हाउ डू यू मैनेज? तो हमारे पास जो फंड्स आते हैं उसका इस्तेमाल का ब्रेकअप इस तरह से है कि तकरीबन आधे जो ज़रूरियात हैं हमारी, वो सिर्फ़ और सिर्फ डोनेशन से पूरी होती है। उसमें पाकिस्तानी अवाम जो यहाँ मौजूद हैं वो डोनेशन देते हैं, और बाहर के मुल्कों से भी जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी अच्छी खासी मकदार में डोनेशन देते हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि जब उसने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ पेशेंट का लोड इतना बढ़ गया है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो रकम हमें दे रहे थे उसकी फ़िगर्स भी वो भी अच्छी खासी बढ़ गई हैं। तो समझ लें हमारा सालाना ख़र्चा अब 10 अरब से तजावुज़ कर गया। अच्छा। सालाना खर्चा? और पूरा भी हो रहा है? वो पूरा हो रहा है। जो महंगाई अच्छा हुई है। डॉक्टर साहब, अब आप कह रहे हैं आधा तो चलो वहाँ हो गया और आधा जो डोनेशन जो इंडिविजुअल्स करते हैं, ओवरसीज से भी करते हैं, कुछ आपके सेट कोई पेट्रन्स हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं? बिकॉज सालों से ये काम चल रहा है, हर साल हम ये फिगर्स बढ़ते हुए देखते हैं, ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं और ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स वगैरह हो रहे होते हैं, लेकिन फंड्स कभी कम होते हुए हमने इस तरह सुना नहीं है। तो कोई सेट, कोई ऐसे इदारे हैं जिनके साथ आप लोगों के राब्ते हैं और वो आप लोगों को पता होता है कि हर साल उनकी तरफ से तो आएगा ही? कुछ इदारे हैं ऐसे जो हर साल हमें बगैर याद दिलाए हुए डोनेशन दे देते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रही हैं कि उनसे हमारा एक रेगुलर कोई ऐसा है, वैसा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हर साल ही देते हैं और अक्सर लोग बढ़ा के देते हैं जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि इतनी महंगाई हो गई है। तो ये महंगाई वाली भी बात मैं ये कह रहा था कि महंगाई हो गई है तो आपके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़ा है? बहुत बढ़ गया। जो मैंने महसूस किया बतौर डॉक्टर OPD में बैठ के कि हम मरीज़ों से कहते थे कि अच्छा अब आपका ये ट्रीटमेंट है, अब आप 2 महीने बाद आइएगा,
तो अब वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमें 2 महीने बाद नहीं बुलाएं। हम 2 महीने बाद आ ही नहीं सकते क्योंकि किराया कराची से बाहर आने जाने का तकरीबन दुगना हो गया है। तो वो आवाम किस मुश्किल में है ये भी हम सबको ही बहुत अच्छी तरह हमें अंदाज़ा भी है इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने सुना है ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर बड़ी प्लीज़ आती हैं डोनेशंस की, और अक्सर ऐसी सर्जरीज अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी होती हैं कि जी वहाँ अच्छी हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। हम अगर SIUT जैसे इदारों को देखें तो क्या ज़रूरत पड़ती है कि कहीं और जाने की ज़रूरत पड़े, और ख़ासतौर पे पीपल हू कैन नॉट रियली अफोर्ड इधर ही आए? देखें, अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे यहाँ जो चीज़ अभी तक पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई है ट्रांसप्लांट के हवाले से, वो गुर्दे की पैवनकारी बाद अज़ मर्ग डोनेशन से, जिसको हम कहते हैं कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। तो वो चीज़ पाकिस्तान में अभी तक शुरू नहीं हुई है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट अगर होगा तो जैसे लोग जाते हैं, कभी इंडिया चले गए कि भाई वहाँ जाएंगे तो हमें जिगर ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाएगा। जिगर का ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है, वो पाकिस्तान में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट हैं वो पाकिस्तान में SIUT में भी हो रहे हैं और दूसरे अस्पताल हैं पाकिस्तान में, वहाँ भी शुरू हो चुके हैं। और इस निज़ाम को चलाने के लिए आप लोगों की मदद दरकार होती है, इसलिए दिल खोल कर ज़कात, अतियात, खैरात, सदक़ात किसी भी मद में आप देना चाहें तो SIUT की मदद कीजिए। इनकी वेबसाइट पर तमाम तफसीलात, बड़ी डिटेल्ड वेबसाइट है एक्चुअली, उसमें बहुत कुछ आपको दर्ज है, तसल्ली मिल सकती है अगर आप हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की फराहमी से मुताल्लिक बिल मुस्तरद कर दिया है इलेक्शन के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था। आपको याद है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी अखराजात की फराहमी का मामला, प्राइमरीली पंजाब में इंतखाबी अखराजात की फराहमी का मामला, 21 अरब रुपए की फराहमी से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है। कल एक इन कैमरा सेशन भी बुलाया है, कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिसकी सदारत करेंगे, और वहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत मिल बैठ कर मुशावरत करेगी, देखेगी कि क्या मामला है और किस तरह आगे बकार बढ़ना है। सती हमारे साथ हैं। बकार, तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन अखराजात की तहरीक वो कसरत राय से मुस्तरद कर दी है, और तहरीक की मुस्तरद करने के बाद बिल की शिक पर मंजूरी या मुस्तरद करने के लिए पेश करने की जरूरत नहीं होती, ये कहना था वजीर कानून का। और उसके बाद जो ये तहरीक है उसकी अब वो पेश करने की इजाज़त वो नहीं मिली, और जो 21 अरब रुपए वाला मामला था कि 21 अरब रुपए से पंजाब और KPK में इलेक्शन कराने वाला जो मामला था वो बिल पेश नहीं हो सका, और वो तहरीक ही मुस्तरद कर दी गई है यहाँ कौमी असम्बली के इजलास में। जी ऑल राइट, तो इसके बाद अब आज की कार्रवाई यहीं पर इख्तिताम पजीर हुई है, अभी कुछ रहता है क्योंकि सुबह से बहुत कुछ हो रहा है? एजेंडा आइटम्स अब्दुल्ला, एजेंडा आइटम्स बहुत सारे अभी रहते हैं, अभी तो इजलास ये चल रहा है, और अभी इजलास के दौरान ही स्पीकर ने ये कहा है कि कल इंतहाई अहमियत का हामिल इन कैमरा जो इजलास है वो होगा, जिसको इंडोर्स किया वज़ीर आज़म ने, और इसमें आला अस्करी जो वो क़यादत है वो भी आएगी, और चारों सूबों के जो वज़ाए आला हैं उनको बुलाया गया है, और बेसिकली दाखिली सलामती और कौमी सलामती के जो अमूर हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी। और ये कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास है, और मौजूदा हुकूमत में ये पहला इजलास है जो इन कैमरा हो रहा है। इससे पिछली जो हुकूमत थी वो काफ़ी बेहतर पे इजलास वो होते थे, लेकिन आज जो है कौमी जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, MNAs हैं, उनके जो खदशात हैं, जो उनके सवालात हैं, उनका वो जवाब दिया जाएगा, और जो रियासती अदारे हैं वो इस सारे अमल के ऊपर यहाँ पर आके अपनी वो ब्रीफिंग देंगे। कल जुमे के बाद रियासती अदारे भी ब्रीफिंग देंगे, कल इन कैमरा इजलास होगा, स्पीकर की ज़ेर सदारत, और बुलाया है चारों वज़राए आला को भी, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। ऑल्दो कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की फराहमी से मुताल्लिक इंतखाबी अखराजात की मद में ये बिल मुस्तरद कर दिया। इसकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। प्रोफेसर साहब को शुक्रिया कर दें, और कमिंग बैक टू द ज़कात एंड डोनेशंस, येट वन मोर प्लेस जो हमने आपको बताई है जहां आप आराम से अपनी ज़कात दे सकते हैं, सही जगह जाएगी, SIUT में। ब्रेक के बाद मिलिए। ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक। क्या हाल है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम और अभी कोई बात ना करें और इलेक्शंस की बात करें, सॉरी क्रिकेट की बात करने। कैसा है? बिल्कुल क्रिकेट की बात मैं करेंगे। टेस्ट कर रही थी अब्दुल्ला को इलेक्शंस कह के, क्योंकि हमें ज़रा चेंज करना है अपना मूड। और आपको पता है कि कल से क्या होने वाला है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ कल से आगाज़ होगा कदाफ़ी स्टेडियम में। सो लाहौरी जो हैं वो ज़रा तैयार हो जाएं। वैसे तो ऑफ कोर्स काफ़ी रमज़ान हमने स्ट्रीट क्रिकेट में गुजार दी है बहुत से लोगों ने, बट दिस इज़ द रियल डील। कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में सजेगा मेला और लाहौर में होने जा रहा है इस टूर्नामेंट का आगाज़। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी ये टीमें और नेट सेशन रात 7:45 पर शुरू होगा। आज बाय द वे 3 घंटे के सेशन में दोनों टीमें तैयारियों को हतमी शक्ल देंगी। और अब तक दोनों टीमों के दरमियान ज़रा स्टैट्स दे दें आपको। 29 मैचों में 18 फतूहात के साथ पाकिस्तान का पलड़ा है भारी और न्यूजीलैंड 11 बार कौमी टीम को जेर करने में रहा है कामयाब। और लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा, ट्रॉफी भी दिखाई गई, फिर ट्रॉफी की भी रूनुमाई हुई और बहुत कुछ तैयारी, कल की एक्साइटमेंट, ट्रॉफी की बाय द वे रूनुमाई होगी। अभी अगर होती तो हम ट्रॉफी दिखाते नहीं आपको, ठीक है? होगी। सो सुहेल इमरान हमें मजीद तफसील बता रहे हैं इस बारे में। जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहले मरहले में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी है और उसके जो पहले 3 मैचेस हैं 14, 15 और 17 अप्रैल को यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे कि तैयारियों को तमाम तर हतमी शक्ल दे दी गई है, क्योंकि पीसीबी का हेडक्वार्टर है, इसलिए कोई ज्यादा तवज्जो नहीं करना पड़ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि PSL का आखिरी मरहला भी चंद हफ्ते पहले यहाँ पर मुनक्कद हुआ था। इसलिए ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, लश ग्रीन है और एक मरतबा फिर यही लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह PSL में एक रन्स का अंबार लगा था T20 फॉर्मेट में, उसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस में भी T20 रन्स बनेंगे। यहाँ पर आज दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल है, हतमी तैयारियां करेगी दोनों टीमें। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहली मरतबा यहाँ पर आएगी कदाफी स्टेडियम में, क्योंकि 2 रोज पहले वो लाहौर पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने होटल में ही क्याम किया था। गुज़िश्ता रोज उन्होंने हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग जिम में जरूर की थी, लेकिन आज वो 3 घंटे का भरपूर सेशन करेंगे। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर 3 ट्रेनिंग सेशन भी किए थे, एक इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेला था। तो पाकिस्तान टीम कंडीशन से जाहिर है अपना उसका होम ग्राउंड है और उससे आमहंग है, लेकिन मेहमान टीम भी आज अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। और इस तरह कल पहला T20 मैच यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और उसके लिए तमाम तर स्टेज तैयार हो चुका है। जी भाई, सीनियर हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं उनकी वापसी भी हो रही है। थैंक यू सुहेल इमरान फॉर बाय द वे द स्टेडियम लुक्स सो नाइस एंड ग्रीन। मतलब कि लाहौर में ना वैसे एक और लेवल मजा आता है फिर, क्योंकि द सराउंडिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल एज वेल। अच्छा जी, ये होगी क्रिकेट की बात। और एक और बात जो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं उस पर भी जरा बात हो जाए। मुल्क भर में कल का बताता हूँ मामला। कल मैंने अपनी अम्मी के लिए दवाएं ऑर्डर की और इससे पहले वो 20 पत्ते आए थे 21,000 रुपए के। हाँ, वो आपने बता रहे थे। कल वो 10 पत्ते 18,000 रुपए के आए। मतलब कि विद इन ये डेज नहीं है, ये तो घंटों की बातें हैं। सुबह ये प्राइस है, शाम को कुछ और ये हम नहीं, हज़ारों लाखों लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी, अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है कि ये दवा अभी तो हम इतने पैसों में लेके गए थे, ये अब कैसे या तो मिल नहीं रही है या मिल रही है तो इतनी महंगी। अच्छा, ये बात जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब ज़रा बात हो रही है इस पर कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पर बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो हैं इस बात को उठा रहे हैं। अब हमें पता है कि ऑब्वियसली मुल्क भर में कई अद्वियात की शदीद किल्लत तो पैदा हो ही गई है और ये बात कई माह से कर रहे हैं, लेकिन अब तो इसकी बाज़गश्त आलमी मीडिया पर भी सुनाई दे रही है और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। मोतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान के माशी बहरान की वजह से इलाज मालजा और सेहत से मुतालिक अखराजात आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। बढ़ती महंगाई और डॉलर की कमी ने दरामदशुदा जो बाहर से दवाइयाँ जो मंगवाते हैं उनकी बहुत शदीद किल्लत पैदा कर दी है। और इसी तरह बरतानवी द टेलीग्राफ का दावा है कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस मौत का पैगाम बन चुका है। माशी बहरान और रिकॉर्ड महंगाई ने मरीजों के लिए जान बचाने वाली अद्वियात तक रसाई मुश्किल बना दी है। दूसरी तरफ दवासाज कंपनियां मुसलसल दवाओं की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। जो इम्पोर्टेड हैं, जो अगर कहीं थोड़ा सा स्टॉक रह गया वो तो दुकानदार खुद ही मनमानी कीमतों पे बेच रहे हैं ना। और दवासाज कंपनियां या तो बंद कर दी हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादातर ने तो बंद ही कर दी है। मल्टीनेशनल दवासाज कंपनीज की तंजीम फार्मा ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा तैमी हक का मौक़िफ़ है कि खाम तेल,
माल बर्दारी के किराए, बिजली, गैस और पेट्रोल रेट्स कुछ इसी अरसे में 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत दवासाज कंपनीज को कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एक बहरान का सामना है लोगों को और कंपनीज को भी सर्टन। अच्छा, फार्मा कंपनीज ड्रेप को बता चुकी हैं कि 1300 से ज़ायद अद्वियात की पैदावार बंद की जा रही है और आयशा हक का ये भी कहना था कि दवाओं की किल्लत जारी रही तो ये खला जाली अद्वियात पर करेंगे। बिल्कुल, ये कितना बड़ा ही ख़तरनाक हो जाएगा। फिर आपको पता है कि पता किस तरह चलेगा जब डेस्परेशन हो जाती है ना इंसान को, तो उसके हाथ में कोई भी चीज़ आए तो वो समझता है कि दवाई ही है। फरीक़ैन के दरमियान जारी इस तनाज़े का नुकसान सिर्फ आवाम को हो रहा है, जो मजबूरन ब्लैक मार्केट से महंगी अद्वियात लिटरली ख़रीदने पर मजबूर हैं। हमारे साथ ही वक़ार भट्टी रिपोर्टर हैं द न्यूज़ में, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया वक़ार। अब आलमी मीडिया भी लिटरली ये मामला उठा रहा है, रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा तिब्बी बहरान पैदा होता जा रहा है। ड्रैप का किरदार क्यों इतना खामोश है सारे बहरान में ड्रैप? जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत का एक बहरान है मौजूद है और लोगों को अद्वियात की किल्लत का सामना है। ना सिर्फ अद्वियात बल्कि डिवाइसेस की किल्लत का भी सामना है। जहाँ तक ड्रैप का ताल्लुक है, ड्रैप ऑफिशियली ये कहता है कि पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत है, लेकिन उसके वो जो उसकी वजूहत हैं उनके मुताबिक वो सप्लाई चेन के इशूज़ हैं, उसमें क्वालिटी के इशूज़ हैं, उसमें कोटे के मसाइल हैं और सरकारी तौर पर वो ये भी कहते हैं कि अद्वियात की किल्लत जो है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है और पूरी दुनिया में अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में अद्वियात की हर वक्त किल्लत रहती है, चंद अद्वियात की, और उसके लिए वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो बुनियादी बात वो ये है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में जो कमी है उसकी वजह से खाम माल इतना महंगा हो गया है कि कंपनियां उनको बनाने से अद्वियात बनाने से कासिर हैं, जिसकी वजह से अद्वियात की किल्लत पैदा हो रही है। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि ड्रैप के पॉलिसी बोर्ड ने एक रिकमेंडेशन तैयार की है और हुकूमत को कहा है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाए, महंगाई के तनासुब से कीमतों में इजाफा किया जाए। लेकिन हुकूमत इस वक्त शशोपंच का शिकार है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वजारत सेहत जो है शशोपंच का शिकार है और ये रिकमेंडेशन जो है ये वफाकी हुकूमत को नहीं भेजी जा रही, जिसकी वजह से ये बहरान मज़ीद संगीन होता जा रहा है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि ये बहरान एक्चुअली हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये कितना संगीन हो सकता है, तो कोई ऐसी कोई टाइमलाइन है कि बस इसके बाद ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा या फिर हमें कुछ नहीं पता, इट कैन गेट वर्स? जी देखें, बहरान तो इस वक्त मौजूद है और ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। कंपनियों के पास जो रॉ मटेरियल है, जो उन्होंने डॉलर जब कम कीमत पे था उस वक्त उन्होंने मंगवाया था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, ORS की शदीद कमी होने जा रही है क्योंकि कंपनियों ने ORS का रॉ मटेरियल नहीं मंगवाया क्योंकि उसकी लागत बहुत बढ़ चुकी है, जबकि ड्रैप उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, बेशुमार मेडिसिन हैं, मैं नाम आपको क्या बताऊँ, तकरीबन इस वक्त 200 से 300 मेडिसिन तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ख़दशा ये है कि ये 1200 से 1300 मेडिसिन जो हैं वो शॉर्ट हो सकती हैं आने वाले दिनों में, जिनमें इंपोर्टेड और लोकली प्रोड्यूस मेडिसिन है जो कि शॉर्ट हो सकती हैं अगर ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना किया गया या इस मसले को किसी और तरीके से हल ना किया गया। शुक्रिया आपका वकार। ये मसला आपका नहीं है, मसला लिटरली अब महीनों हो गए इस मसले को हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हुए, दुनिया अब इस पे बात कर रही है, लेकिन जिनको बात करनी चाहिए वो पता नहीं क्या पी कर सुने। अलबत्ता नई बात इसमें ये है कि हर बार हम इस पे बात करते हैं तो और जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई होती है। जैसे कि आज ORS का इन्होंने मेंशन कर दिया कि रॉ मटेरियल ORS जो कि जिसपे लिटरली गर्मियों में तो वो अच्छा लेट्स नॉट मेंशन इट, क्योंकि जिनके पास है ना उन्होंने रख के बैठ जाना और फिर महंगा बेच, उनको पता है वो ये मतलब ये हमें शायद आखिरी बंदे हैं कि हमें अब पता चल रहा है, उनको पता है कि क्या हो रहा है के बारे में। अच्छा, लेकिन क्या किससे अपील करें, क्योंकि इस मामले में तो हम अपीलें कर कर के भी थक गए हैं कि बराए मेहरबानी लोगों की जान का मामला है, कुछ रहम करें, कुछ सोचें। मतलब इससे बेहतर नहीं है कि कोई महंगी दवा खरीद के अपनी जान बचा ले, बजाय इसके कि उसको दवा मिले ही ना, और जो शॉर्टेज होती है तो फिर आपको पता है ब्लैक में बिकती हैं चीज़ें। अब आप ये सुने कि इंसुलिन जो है वो लोग लिटरली अब उसकी राशनबंदी करना स्टार्ट हो गए हैं, खुद ही पता है नहीं मिल रही, तो लिहाजा कभी सोचते हैं लें ना लें। ये लोगों को लिटरली लाइफ सेविंग चॉइसेस जो है ना वो करना पड़ रही हैं, जो कि एक चीज़ थी जो रनिंग थी, एवरीबडी वाज ओके विद इट, अब पिछले 1-2 सालों में और अब इट्स गेटिंग इवन वर्स, क्योंकि यही हम वकार भट्टी से भी पूछ रहे थे कि कुछ बेहतरी आने वाली है,
कुछ ऐसा नहीं लग रहा। इनफैक्ट अच्छा जी, चेंजिंग द टॉपिक, अभी हमारे पास एक अच्छी खबर है और खबर ये है हमारे पास कि इस तरह हम वैसे बाय द वे अपनी खबरों को अब क्वालिफाई करना स्टार्ट हो गया ना, मुझे बड़ा सैड फील होती हूँ मैं हमारे लिए भी कि कोशिश हमारी हमेशा होती थी कि अच्छी अच्छी खबरें हों, लेकिन अब हम क्वालिफाई करते हैं बिकॉज वी नो कि दे आर फ्यूअर गुड न्यूज़ एंड मच मोर वेरी टेंशन वाली नॉट सो गुड न्यूज़। मलका नूरी हुआ ना इनका नाम तो, और ज़बरदस्त कप्तान है पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है और आपको मुबारकबाद भी देंगे। तो सबसे पहले आपकी कप्तानी में पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान के खिलाफ ओलंपिक्स क्वालिफायर में पहली मरतबा गोल किया और पहली मरतबा बड़ा मैच जीता है। तो अगरचे पाकिस्तान टीम आगे नहीं जा सकी, लेकिन ये एक मोरल बूस्टर के तौर पे तो इस जीत को हम डेफिनेटली देख सकते हैं। मुबारक हो। जी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम विमेंस टीम, मेंस विमेंस दोनों में से फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी ओलंपिक क्वालिफायर्स में। हम फर्स्ट टाइम गए थे एंड हमारे ओपोनेंट्स बहुत टफ थे एंड वी डिड आवर बेस्ट। और जो हमने ताजिकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीता है, हमारा क्वालिफाई मतलब ये क्वालिफायर स्टेज में आप बोलें कि ये हमारी हिस्ट्री का पहला विन है। तो ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है कि हम गए हैं फर्स्ट टाइम और उसमें ही जाके हम लोगों ने स्कोर भी किया है। अच्छा, ये बताइएगा मलिका कि पाकिस्तानी फुटबॉल विमेन टीम की हालिया कारकर्दगी बड़ी हौसला अफजा है। हाल ही में सऊदी अरब में भी बेहतर रही है आपकी परफॉर्मेंस। अब आगे कौन कौन से मुकाबले हैं जिसके लिए आप लोग सख्त मेहनत कर रही हैं? जी, सऊदी अरब वाला जो है हमारा पहला इवेंट था जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए फर्स्ट एवर जो है ना हम लोग मेडल लेके आए थे। हम पोजीशन हमने ली थी, उसके बाद हमारा ये हम लोगों ने क्वालिफाइंग खेला, ओलंपिक क्वालिफाई खेला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से आगे AFC क्वालिफायर्स आ रहे हैं एंड डिफरेंट फ्रेंडलीज भी आ रहे हैं जिसके लिए हमारी टीम अभी और प्रिपेयर हो रही है। फिलहाल तो हमें कैंप से रिलीज किया गया है, हम घर आए हुए हैं। ऑफ सीजन हम काम कर रहे हैं क्योंकि अभी फिर मेरे ख्याल से कुछ टाइम में कैंप लगेगा हमारा फॉर इन अपकमिंग इवेंट। अच्छा मलका नूर, ये बताएं कि इनफरादी तौर पर अगर बात की जाए तो बतौर कप्तान आप किन खिलाड़ियों में कुछ ऐसा पोटेंशियल देखती हैं कि वो आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे एंड दे विल डू रियली गुड? सारे जो भी नेशनल टीम है मेरे ख्याल से वो अपने स्किल बेस पे आए हुए हैं एंड जो यंग लड़कियां अभी, क्योंकि हमारी टीम में मेरे ख्याल से 2-3 लड़कियां हैं जो अबव 25 और 24 हैं। उसके अलावा बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम आर अंडर 22 और मुझे नज़र आता है कि कितना पोटेंशियल है। अब अभी फुटबॉल वापस आए हुए हमें जस्ट 8 मंथ्स हुए हैं और इसमें ही हमारी परफॉर्मेंस, हमारी अगर आप गेम देखें तो कितने डिफरेंस है अभी और पहले वाली हमारी गेम्स में। इस इवेंट के बाद उनमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया होगा और वापस जाके अपने पे और काम करेंगी। काफ़ी लड़कियां हैं मेरे ख्याल से टीम में, मेजॉरिटी जो भी यंग प्लेयर्स आए हैं वो मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी और पाकिस्तान को और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। अच्छा मलिका नूर, ये बताइएगा कि हमारी ख़वातीन की फ़ुटबॉल को जो स्पॉन्सरशिप है या हुकूमती सरपरस्ती है या कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है, आपको लगता है इसमें बेहतरी आनी चाहिए या आप लोग सेटिस्फाइड हैं अभी जो सूरत हाल है उससे? मुझे जहाँ तक आइडिया है, पहले तो बिल्कुल फुटबॉल को पूछा नहीं जाता था एंड कोई समटाइम्स ऑल वी नीड इज लाइक मॉरली अगर कोई हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए मैटर करता है। बट आफ्टर सऊदी का इवेंट आई गेस के अब थोड़ा सा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा विमेन फुटबॉल नजर आना शुरू हो गया है। तो होपफुली वो अभी इस साइड पे हमें थोड़ा सा हम फोकस में आए। फिर मेरे ख्याल सब कुछ फीफा हैंडल करता है। स्पॉन्सर्स वगैरह के लिए आप जितना आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे चीज़ें दिखाओगे, हमारे इवेंट दिखाओगे तो तब स्पॉन्सर्स आएंगे। तो अब मेरे ख्याल से अब चाहिए सबको कि थोड़ा सा फुटबॉल देखें और फुटबॉल पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। बाकी गवर्नमेंट से भी यही है कि शायद आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें क्योंकि इतने कम टाइम में हम इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर हमें वो सपोर्ट करते जाएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक मोर गुड रिजल्ट्स। अच्छा, हमारी तरफ से तो रेस्ट एश्योर्ड हम तो हमेशा सपोर्ट करेंगे बिकॉज वी लव इट व्हेन आवर, बिल्कुल हमारी लड़कियां, हमारे वैसे एक्चुअली जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हो अभी भी मलिका अगर कोई देखेगा ना इंटरव्यू तो उन्हें लगेगा कि आपसे ज़्यादा हम खुश हैं।
हम बहुत खुश हैं वैसे आपके लिए, क्योंकि हमने काफ़ी डाउनफॉल्स भी खैर आप लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन हम बहुत और स्पोर्ट्स को भी ओवरसी कर रहे होते हैं। इन एनी केस बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक जी। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आपको पता ही है शुरू हो गया है, तो बाज़ारों में ज़रा रौनकें भी ज़्यादा हो जाती हैं। वैसे तो इबादत गाहों और मसाजिद में भी रौनकें ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि हम बाज़ारों की बात कर रहे हैं तो चलो बाज़ारों तक ही रखते हैं, बट बाज़ारों में जाए ना आप तो लगता है कि कोई महंगाई नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई मसला ही नहीं है माशाल्लाह। इस नहीं तरह होता है वैसे, आम आदमी बड़ा मुतासर होता है, मतलब बच्चों की ख्वाहिशात ही पूरी होती हैं ज़्यादा अगर बंदा कोशिश मैं उनकी जिंदगियों में नहीं घुस रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बाज़ारों में रश है, पीपल आर बाइंग, सो किस मजबूरी से बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वी ऑल नो क्या मजबूरी है। सो इट्स अतीक मीर चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक हफ्ता ही रह गया ईद में, आपको पता ही है बड़े फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ईद से पहले कितनी सेल हुई कितनी नहीं। मीर साहब, रवां साल ईद खरीदारी कितनी हो रही है आप बताइएगा, बेकाबू महंगाई है, कितना असर डाला इसने? रवां साल चूँकि महंगाई मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई है, अशिया खुर्द-ओ-नोश में उलझ के रह गए हैं लोग। ईद की ख़रीदारी अब सिर्फ अब बच्चों के कपड़ों और उनकी तैयारी तक महदूद होकर रह गई है। इस वक्त भी 80% लोग बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद रहे हैं, और ईद को बच्चे मैं समझता हूँ कि बने संवरे हों तो लगता है कि ईद है। इस साल अब तक की आखिरी अशरा शुरू होने के बावजूद, बल्कि आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका, मार्केटों में कदर चहल पहल भी है, लेकिन उनमें ख़रीदार मुश्किल से 15 से 20% हैं। शॉपिंग विंडो ज़्यादा है, एक ख़रीदार है उसके साथ 4-6 लोग तफरीहन निकलते हैं। तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि मार्केटों में बहुत ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल है। ताजरों का ये ईद सीज़न बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बाग मौसम बहार में उजड़ जाए। इस कदर मायूस मैंने माजी में कभी भी ताजरों को नहीं देखा। अच्छा चलिए, ये तो आपने समझा दिया। फिर ये बताएं कि पिछले सालों को से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस साल ईद खरीदारी में कितने फीसद कमी हुई है? देखिए, पिछला साल भी इतना ज़्यादा हौसला अफजा नहीं था, लेकिन इस साल तो हम देख रहे हैं पिछले साल से 50% से भी नीचे ग्राफ है। लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं, कीमत पूछते हैं वापस चले जाते हैं। अक्सर ख़रीदारों को देखा कि वो 2-2, 3-3 फेरे लगाते हैं, कीमतें तय करते हैं, फिर के जाके 2000, 2500 का वो एक सूट ख़रीदते हैं। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके कीमत पहले पूछना फिर उसके बाद ख़रीदारी के लिए आना, तो लोगों में कतई क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और इतनी सख्त दुकानदारान में भी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा वो रियायत दे सके, इसलिए कि पिछले साल की बनिस्बत आमदनी कम है और उसके ज़ाती अखराजात ज़्यादा हैं। आमदनी कम है, ज़ाती अखराजात ज़्यादा हैं। शुक्रिया। वक़ार अहमद, चेयरमैन ताजरान पाकिस्तान पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। वक़ार साहब, ईद उल फितर अब ज़ाहिर है कम ही दिन रह गए हैं, अब तक अंदाज़ा हो जाता मार्केट का, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह महंगाई 40% बढ़ गई है, इसी तरह ख़रीदारी भी तकरीबन 40 से 50% कम हो गई है। उसकी वजह है कि ख़रीदार के पास क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। महंगाई ने आम बंदे का जीना मुहाल कर दिया हुआ है। तनख्वाहदार तबका बिलखुसूस पिस रहा है, और जो दुकानदार हैं ज़ाहिर है वो कुछ कमाई करेंगे तो फिर ख़रीदारी करेंगे। इसकी वजह से इस ईद के मौके पर बाज़ारों में बिल्कुल खू का आलम है, कोई ख़रीदारी नई नहीं हो रही। इसकी मेन वजह है कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है। अच्छा वक़ार साहब, कोई फिगर्स अगर आपके पास हैं तो वो कंपैरिजन दे कि पिछले साल क्या थी ख़रीदारी और कितने फ़ीसद कम हुई है इस साल? वो तो मैंने पहले आपको बताया ना, तकरीबन 40 से 50% इस वक्त मार्केटों में ख़रीदारी कम हो रही है। ताजर, छोटा ताजर मार्केटों का बहुत परेशान है। टाइमिंग भी हुकूमत वक्त ने बढ़ाई है, रात 1 बजे तक बाज़ारों का टाइम कर दिया है, लेकिन उस टाइमिंग बढ़ाने का क्या फ़ायदा है कि अगर ख़रीदार ही बाज़ार में नहीं आएगा तो किसी के पास कुछ होगा तो ख़रीदारी करने के लिए आएगा। बेचारा आम आदमी, गरीब आदमी महंगाई के हाथों पिस रहा है। हर हुकूमत को अपने जोड़ तोड़ से अलावा कोई फुर्सत नहीं मिलती। हुकूमत को तो वक़ार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।
So, yes. विंडो शॉपिंग हो रही है आई गेस ज़्यादा, और शॉपिंग इटसेल्फ ज़रा कम। और पता है क्या, पहले बच्चों के आप 2-3 कपड़े भी एट टाइम्स बना लिया करते थे ना। छोटे बच्चे गंदे भी करते हैं, 2-3 दिन उनकी फेस्टिविटी भी चल रही होती है, सुबह कुछ और पहना दिए, शाम में कुछ और। अब वो सारी चोचलेबाजी नहीं हो सकती एक्चुअली। When we were little, तो भाई हमेशा हर ज़माने में ये जो होता है ना कि कौन कितना स्पेंड कर सकता है ऑन ईद, ये चलता था। तो अम्मियाँ अक्सर ये करती हैं कि अपने पुराने कपड़े काट कूट के उनको रिसाइकिल कर लेती हैं छोटे बच्चों के लिए। आई हैव एक्चुअली वोन ड्रेसेस मेड आउट ऑफ माई मॉम्स दुपट्टास। तो ये क्योंकि हम घर में बहुत सी लड़कियां थे, बहुत सी बहनें हैं, तो हर किसी के लिए तो शॉपिंग आई गेस हो नहीं सकती थी, तो बड़ी चीज़ें रिसाइकिल होती थी एंड वी यूज्ड टू लव इट। उसमें हमारी से भी होती थी कि इसमें क्या लगाना है, क्या होना चाहिए। तो एक अगर मुश्किल आई हुई है तो उसमें कोई अच्छी चीज़ भी निकाली जा सकती है। और मुश्किल नहीं भी आई हुई, मिडिल क्लास लोग इसी तरह बच्चे पालते हैं भाई। ये वी हैव ऑल सीन दीस थिंग्स इन आवर हाउसेस। हर कोई आई गेस has been through these circumstances। और particularly you know बड़ी cousins ने पहना, बच्चियों के जो फैंसी कपड़े होते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। बिल्कुल। तो लिहाजा खैर ये बात ये है कि रिसाइकल हमसे बेहतर रिसाइकिल करना नहीं। अब गोरे कहते हैं ना कि जी हमसे सीखे रिसाइकिल क्या होता है, हम तो कब से कर रहे हैं। और वो कजन्स वाली बड़ी कजन्स के कपड़े हमने पहने, हमारे कपड़े छोटियों ने पहने, तो ये तो चलता आ रहा है बहुत अरसे से। और मुझे लगता है लड़कियों के कपड़े तो आगे जनरेशन दर जनरेशन भी पहुंच जाते हैं एट टाइम्स, और अच्छे लगते हैं क्योंकि कभी कभार नजर होती है किसी जोड़े पे को बाजी का जोड़ा जो हमें कब आएगा, तो ईद तो वैसे ही हो जाती है। इन एनी केस लड़कों के कपड़े बर्बाद होते हैं, वो नहीं केयर भी नहीं करते मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा। एंड में वो डस्टिंग ही होती है, उनसे पोछा लगता है। पोछा। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिले कुछ। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ताज़ा तरीन खबर यह है कि आला अदलिया से मुताल्लिक पार्लियामान की बालादस्ती के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई है। करारदाद आगा रफ़ीउल्लाह ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस करारदाद में मजम्मत की गई है। करारदाद में 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा भी किया गया है। ये पार्लियामान आइन साज इदारा है, आइन साजी पार्लियामान का इख्तियार है। ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त लेने की मजम्मत करता है। इस बेंच में सीनियर तरीन जज को शामिल ना करने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है करारदाद में, और ये ऐवान बेंच तहलील करने का मुतालबा करता है। वकार सती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बता दीजिए और क्या कुछ दर्ज है इस करारदाद में? देखिए अब्दुल्ला मनवान, तमाम जो उसका मतन है वो तो आपने इसको खुद ही पढ़ लिया है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है आगा रफ़ीउल्लाह, जिन्होंने ये वो करारदाद पेश की है। अभी इस पे कितने लोगों के दस्तखत हैं और कितने लोगों ने इसके जो है साइन किए हैं वो अभी तक नहीं हुआ, वो सामने नहीं आ सकी है। इजलास अब से कुछ देर पहले वो खत्म हुआ है, लेकिन ये जो करारदाद थी इसको हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम जो जमातें हैं उनका वो हमायत हासिल है, और तो ये की जा रही है कि उन सब लोगों के उसके ऊपर जो है सिग्नेचर वो जरूर होंगे। और ये दूसरी बड़ी आज की जो है पेशरफ्त है। एक तो पहले जो 21 अरब रुपए वाला बिल था या वो पैसे थे वो मुस्तरद हुई तहरीक यहाँ पर, और उसके बाद अब जो ये 8 रुकनी बेंच बना है इस कानून के हवाले से, उसको भी न सिर्फ उसकी मजम्मत की गई है बल्कि उसको वो मुस्तरद किया गया है, और बाकायदा पार्लियामान ने यह मुतालबा किया है कि इसको जो है आप वो तहलील कर दें। ये पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। जी अब्दुल्ला। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू ही है, अदरवाइज ये कहाँ स्टैंड करती है करारदाद? देखिए मॉरल वैल्यू तो है, लेकिन ये पार्लियामान की आवाज है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ की गई कोई बात जो है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। दूसरा यह है कि अब जो पार्लियामान का वो गम गुस्सा है ये उसका इजहार किया जा रहा है। देखिए लेजिस्लेशन तो ये पार्लियामेंट का हक है और कानूनी हक है जो 1973 का आइन उनको देता है। अभी एक आइन बना ही नहीं है, पार्लियामेंटेरियन का ये कहना है कि हमने पास किया है, अभी वो कानून बना ही नहीं है, तो कैसे उसके खिलाफ उस बिल को टेक अप कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका वकार, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। अब पार्लियामान ने करारदाद भी मंजूर कर ली है जिसमें कहा गया है, जिसमें बहुत कुछ एक्चुअली कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि आला अदलिया से मुताल्लिक और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए
ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने पेश की थी और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजरल बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करना इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम है। आलातिया की तरफ से करारदाद में 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा भी सामने आ गया है और यही दोहराया गया है कि आइन साजी तो पार्लियामान का, कानून बनाना तो पार्लियामान का इख्तियार है। ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत है और इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। अच्छा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से बात कर रहे हैं, ये भी देख लें। देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह पे उन्होंने जो अपने पावर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए और आप देखेंगे आज जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट का उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया। और आपको याद होगा कि जब पहली स्पीच मेरी हुई थी उस वक्त जुडिशरी के आला जजेस जो थे वो नज़रबंद थे और मेरा पहला ऑर्डर ये था कि उनको रिहा किया जाए। और जो दूसरा मेरा उस वक्त रिक्वेस्ट थी टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस वक्त परवेज़ इलाही साहब थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे और मखदूम फैसल सालेह हयात थे, तो उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी था। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुल्क के गंभीर हालात हैं और इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपका ताउन चाहिए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। जबकि मेरे पास 264 वोट्स थे। आई हैड द मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। उसके बावजूद भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वोट करें और उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए उन्होंने मुझे वोट दिया और मैं यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन गया। और आपको देखा होगा कि उस वक्त भी अदलिया के साथ हमारी टेंशन थी और मैं एक डिनर था जिसके ऊपर मैं चीफ जस्टिस के घर में गया और बहुत से हालात नॉर्मल हुए और चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि गिलानी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बुला लेते। तो मैंने कहा कल आप आ जाएं, कल आप मेरे पास चाय पिए और वो मेरे पास आ गए और हालात स्टेबल हो गए कुछ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वर्कर्स जो हैं, खैर नवाब साहब तो लीडर हैं, पार्टी इनके सरबराह हैं, तो हम इनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि मुल्क में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस ही काम कर सकती हैं। तो हम इनके पास आए हैं कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो टेंशन इस वक्त मुल्क में है उसको डिफ्यूज़ की जाए और हम एक ऐसा रास्ता निकालें जिस पे हम ये कौम को पैगाम होना चाहिए कि हम मीनिंगफुल जो डायलॉग होगा या मीनिंगफुल जो हमने कुछ बातें हैं जो डिफ्यूज़ करनी है, तो वो हम पहले अपने इत्तेहादियों से शुरू करें। पहले इत्तेहादियों के साथ बात करें कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो इत्तेहादी हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं और नवाब साहब की तरफ हम आए हैं और हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की है। अब नवाब साहब जो हैं वो खुद आपको बताएंगे जो हमारी रिक्वेस्ट थी और इसी तरीके से हम दूसरी भी अपने इत्तेहादियों से पहले बात शुरू करेंगे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात को एक्सप्रेस किया है और उस पर कहा है कि ये हमारा काम है कि हम इसको डिफ्यूज़ करें और डायलॉग की तरफ हम जाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आगे आ गए। आज पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आया है, इसको हेड कर रहे हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नवीद कमर साहब और कायरा साहब। और जैसे कि मुल्क में सूरत हाल आप देख रहे हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है और इन्होंने पार्टी लीडरशिप का बताया है कि बातचीत के अमल को चलना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए और इनकी इस बात को हम वेलकम करते हैं और हमने ये गुजारिश की है कि हम अपने दोस्तों से क्वेटा में बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों इस पर दोबारा बैठेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर ज़मान कायरा, नवीद कमर ने मुलाकात की है शाहज़ैन बिगटी से। उनकी रिहाइशगाह जाकर गुफ्तगू आप सुन रहे थे। वही बातचीत के अमल को फ़रोग़ देने की बात की जा रही थी। आई होप कि तमाम लोग ही इस बारे में बैठ कर संजीदा कोशिश करें, सोचें
कि ये जो कुछ चल रहा है और लिटरली कल से मामलात ऐसा लग रहा है एक अगली स्टेज पर जा रहे हैं, वो कुछ कूल डाउन हो और कुछ मुल्क और कौम की बेहतरी के बारे में भी ख्याल किया जाए। See you tomorrow. कल मिलेंगे, बाय।